गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग का ये दूसरा दिन है। फर्स्ट डे में हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे और आपके साथ में डिस्कस किए, आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग को पढ़ना है, किस तरीके से हमें नोट करना है, किस तरीके से इस ऑनलाइन क्लासेस को हम लोग यूजफुल बना सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किए थे। आप पूरा वीडियो भी देखे होंगे, उससे रिलेटेड कुछ पीडीएफ था, टेक्स्ट था जो नोट करना था आपको, एंड आई होप वो आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे। पढ़ना तो है ही हम लोगों को, और जब तक नॉर्मल कंडीशन नहीं आता है तब तक इस ऑनलाइन क्लासेस को ही हमें यूजफुल बनाना है। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम सोचते हैं आपके बारे में कि और क्या कुछ किया जाए, इसको और बेटर बनाया जा सके, किस तरीके से आपके लिए यूजफुल हो सके। आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि आप ही के फ्यूचर से रिलेटेड है, इसमें आप ही का फ्यूचर है। पिछले वीडियो में, नोट्स में, मैसेज में हमने आपको हिंट्स दिया था कि आप प्रिपरेशन करके रखोगे कि अगले दिन हम लोग साइंटिफिक नोटेशन, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करेंगे। आप एनसीईआरटी बुक का रीडिंग डाले भी होंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं होगा तो भी हम आपको एनसीईआरटी बुक सेंड किए थे, तो वहां से भी अगर आपका पढ़ने का इच्छा होगा तो आप जरूर पढ़े होंगे। तो उस एनसीईआरटी बुक में फिजिकल मेजरमेंट मिला होगा आपको। उस फिजिकल मेजरमेंट वाले पोर्शन को हम टच नहीं कर रहे हैं। रीजन, फिजिकल मेजरमेंट में यूनिट एंड डायमेंशन का जो पोर्शन है वो फिजिक्स वाले सर का स्टार्टिंग का चैप्टर ही पढ़ेंगे, तो उसको पूरे डिटेल से वो फिजिक्स वाले सर बताएंगे। तो हमें लगा कि जब वो ऑलरेडी आप फिजिक्स में उसके बारे में, डायमेंशंस के बारे में भी पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उस पर हम लोग को टाइम फिल करना सही नहीं लगेगा, इसलिए उस पोर्शन को हम छोड़ दें। हालांकि जहां जहां पे केमिस्ट्री में जिस जगह पर जरूरत पड़ेगा तो उसको हम लोग जरूर यूज करेंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, बोर्ड पर देख रहे हो साइंटिफिक नोटेशन, ये टर्म लिखा हुआ है, यानी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल नया नहीं है आपके लिए, ये तो आप यूज करते ही चले आ रहे हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन है क्या? पिछले वीडियो में हम आपको बताया कि साइंस एक स्पेशल नॉलेज को कहा जाता है। तो साइंस पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट से एक स्पेशलिटी एक्सपेक्ट किया जाता है, यानी ये उम्मीद किया जाता है कि वो अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो भी यूनिफॉर्म हो, उसमें भी एक साइंटिफिक अप्रोच हो, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से न्यूमरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के तरीके को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। अगर इस टर्म को डिफाइन किया जाए, इसका डेफिनेशन लिखा जाए, तो साइंटिफिक नोटेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए न्यूमरल वैल्यू इन विच डेसिमल इज प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट विदाउट अफेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड। यानी साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल को हम लोग डालते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में, बगैर उसके वैल्यू को अफेक्ट किए हुए। अब इसके बारे में दो तीन एग्जांपल हम आपको बताते हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखो। आसान सा पोर्शन है, पहले भी आप इसको मैथ्स में नीचे क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, लेकिन चूंकि यहाँ एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसलिए एक बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं, आपका एक रिविजन हो रहा होगा। जैसे अगर मान लिया ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5324.7 और आपसे कहा जा रहा है कि इसे आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए, यानी इसे लिखना है आपको साइंटिफिक नोटेशन में। आप देखो कि डेसिमल अभी 1 2 3 4 डिजिट के बाद में है, और साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में रखना है, तो इस डेसिमल को यहां से यहां शिफ्ट करना होगा। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या होगा? फर्स्ट डिजिट तो दिख रहा है आप, वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई भी डिजिट हो, बट जीरो नहीं। आगे दो एग्जांपल में लिखिए। अब जैसे ही डेसिमल को यहां ले आए तो अब इसका वैल्यू हो जाएगा 5.3247 इंटू, अब देखो डेसिमल कितने डिजिट को क्रॉस किया है? 1 2 3। जितने डिजिट को लेफ्ट साइड में क्रॉस किया है उतना 10 का पावर पॉजिटिव रखेंगे। यानी एक कंसेप्ट और, अगर डेसिमल को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हो
तो जितना वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा उतना 10 का पावर पॉजिटिव हो जाएगा। और वहीं अगर डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो जितने डिजिट को क्रॉस करेगा उतना 10 का पावर निगेटिव में होगा, यानी कि माइनस में होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते वक्त। तो यहाँ ये 5.3247 इंटू 10 टू द पावर 3 होगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि न्यूमरल वैल्यू के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा है, बट रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है। और आप सारे स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे। एक दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है 38743, यहां कहीं नहीं दिख रहा है डेसिमल, तो आप नीचे क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि अगर कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डेसिमल लास्ट में है, इस जगह पर वो माना जाएगा। और इस डेसिमल को आपको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी कि 3 के बाद में ले आना है, यानी इस जगह पर। तो जब यहां आप शिफ्ट करोगे तो अब इसका वैल्यू हो गया 3.8743 इंटू, देखो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है, तो अगर डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है तो जितने डिजिट को क्रॉस करेंगे उतना वो 10 का पावर पॉजिटिव होगा। तो 1 2 3 4 डिजिट को तो 10 टू द पावर 4 ये वैल्यू हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। 0.000278 यहां डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद में है, लेकिन देखो ये फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 0, जबकि अभी बता रहे थे कि फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो लेफ्ट से देखो सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा दिख रहा है आपको, ये 2 है, यानी कि डेसिमल को किसके बाद में रखना है आपको, 2 के बाद में, यानी यहां रखना है। तो जैसे ये 2 के बाद में डेसिमल को रखोगे तो अब ये वैल्यू हो गया 2.789 इंटू कितने डिजिट को क्रॉस किए, 1 2 3 4 डिजिट के बाद में डेसिमल डाल रहे हैं। तो राइट साइड में अगर डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हो तो जितने डिजिट को क्रॉस करेंगे उतना 10 का पावर माइनस में आएगा। तो यहां ये वैल्यू हो गया 10 टू द पावर -4। तो हम समझते हैं कि अब आप इन पॉइंट से ये याद आ गया होगा। फिर से हम बोल रहे हैं कि नया कुछ नहीं बताया जा रहा है, ये आप अंडर 10 क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मैथ्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन केमिस्ट्री में यहाँ आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए हम यहाँ इस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये आपसे बन जाएगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप बनाओगे। साइंटिफिक नोटेशन में ही एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई न्यूमरल वैल्यू दिया हुआ हो और वहां ऑलरेडी पावर हो तो फिर वहां किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे यहाँ ये देखो, यहाँ ये वैल्यू दिया हुआ है 327.46 इंटू 10 टू द पावर 5। डेसिमल भी है, 10 का पावर भी है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ डेसिमल 3 डिजिट के बाद है, जबकि साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में होता है। तो इस डेसिमल को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही इस डेसिमल को यहां से आप यहां शिफ्ट करोगे तो अब इसका वैल्यू हो जाएगा 3.2746 इंटू कितने डिजिट को क्रॉस किए हम लोग, 2 डिजिट को। तो यहां पर ये वैल्यू हो गया 10 टू द पावर 2। पहले से कितना पावर था, 5, तो उसको वैसे ही लिख देते हैं 10 टू द पावर 5। अब मैथ्स का एक और कंसेप्ट याद करो, पढ़े होंगे आप, 10 टू द पावर x इंटू 10 टू द पावर y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x प्लस y। वो कंसेप्ट यहां पर भी हम लोग को यूज करना पड़ेगा, 10 टू द पावर x प्लस y करना होगा। तो देखो यहाँ 10 का पावर 2 है, यहाँ 10 का पावर 5 है, तो 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 7। तो यहाँ ये वैल्यू लिखेंगे हम लोग 3.2746 इंटू 10 टू द पावर 7। अब ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। एक और एग्जांपल, सपोज दिया हुआ है 0.000234 इंटू 10 टू द पावर 12। इस डेसिमल को 2 के बाद में लाना है, तो यहां ये वैल्यू लिखा जाएगा 2.34
इंटू कितने डिजिट को ये डेसिमल क्रॉस कर रहा है 1 2 3 4, क्योंकि इसको यहां से आप शिफ्ट कराए कहां पर 2 के बाद में, तो 1 2 3 4 डिजिट को आ चुके राइट साइड में गया है, तो यहां देखो अगर राइट साइड में शिफ्ट करें तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहां आ गया ये वैल्यू 10 टू द पावर -4 इंटू पहले से 10 का पावर प्लस में 10 टू द पावर 12। अब देखो ये -4 और ये +12, तो x प्लस वाई है वैल्यू, तो इनका यहां आंसर आ जाएगा 2.34 इंटू 10 टू द पावर 8। अब इससे रिलेटेड साइंटिफिक नोटेशन में जो आपको पीडीएफ फाइल हम सेंड करेंगे उसमें प्रैक्टिस के लिए हम 5-6 क्वेश्चन देंगे आपको, आप उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना। साइंटिफिक नोटेशन का एक टॉपिक आज ये जो साइंटिफिक नोटेशन के कंप्लीशन के बाद में अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पर। बोर्ड पर यहाँ आप देख रहे हो यह टॉपिक लिखा हुआ है राउंडिंग ऑफ, यानी कि आज का दूसरा टॉपिक हो गया राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ ये क्या है, हम लोग डे टू डे लाइफ में भी इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। मार्केट से आप सामान लेने जाते हो, वहां पे प्राइस लिखा हुआ है 499.99 रुपीज, तो ये 499.99 रुपीज लिखा हुआ है, लेकिन जब आप उसे पे करेंगे तो आपको 500 देना पड़ेगा, क्योंकि एक पैसा तो आपको लौटाएगा नहीं, एक पैसा तो चलता नहीं है मार्केट में। तो देखने से ये वैल्यू लग रहा है कि 500 से छोटा है, भले ही आपका ध्यान वहां जाएगा। अगर किसी का प्राइस लगा हुआ है 500.001 रुपीज और दूसरे का प्राइस टैग लगा हुआ है 499.99 रुपीज, तो 499.99 फर्स्ट साइट में सस्ता लगेगा। और इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं मार्केट पर, तो वो प्राइस टैग लगाते हैं ताकि कस्टमर को ये लगेगा कि ये 500 से सस्ता है और दूसरा 500 से महंगा है, जबकि दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों कंडीशन में आपको प्राइस 500 ही देना होगा, 500 ही देना होगा, क्योंकि दुकानदार भी आपसे एक पैसा मांगेगा नहीं, और ना तो आप जो दुकानदार से 499.99 की जगह पर 500 दे करके आप एक पैसा जो डिमांड करोगे। तो राउंडिंग ऑफ किसी बड़े न्यूमेरल वैल्यू को छोटे न्यूमेरल वैल्यू में बगैर उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट किए हुए करने के प्रोसेस को कहा जाता है। कोई बहुत बड़ा वैल्यू है 5 डिजिट 6 डिजिट का, अब उसको आपको 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं। कैलकुलेशन में ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खास करके, जैसे अगर कोई आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जनरली हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, देखें कि 23.47 अभी और वो वैल्यू कट सकता है, डिवाइड कर रहे हैं सपोज, तो 47 के बाद में और कुछ भी आने वाला होता है, तो जो 2 डिजिट में है उसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन कई बार भी वो गलत भी हो जाता है। यहाँ जब हम देखेंगे तभी वो समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए एक न्यूमेरल वैल्यू दिया हुआ है 325.473। अभी देखिए कितने डिजिट में है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट में, और आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसे 3 डिजिट में कन्वर्ट करें। तो 6 डिजिट को 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको छोटा करना है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिमाग में बैठा लो कि हर एक में हम लोग वही करेंगे। जैसे सबसे पहला काम करेंगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। साइंटिफिक नोटेशन अभी जस्ट कंप्लीट किए, इस डेसिमल को यहां ले आओगे तो अब ये वैल्यू हो गया 3.25473 इंटू डेसिमल 2 डिजिट क्रॉस किया है तो 10 टू द पावर 2। अब इसके बाद में अब इस पॉइंट्स को देखो, अभी 6 डिजिट का है, एक एक करके सारे वैल्यू को हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे। अब इसके लिए भी कुछ एक रूल्स है जो ध्यान में रखना होगा। राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, देखो ये कौन सा वैल्यू है 3। रूल क्या कहता है कि अगर किसी वैल्यू का आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं और वो 5 से छोटा है तो उसे आप हटा दो, आगे वाले में कोई चेंजेस नहीं करना होगा, यानी कि आप 0 ऐड कर सकते हैं। अगर जिसे आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, अगर वो वैल्यू 5 से बड़ा है, जिसको आपको हटाना है वो अगर 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग वैल्यू में 1 ऐड करना है। जैसे अब यहां इस 3 को हटाना है, तो ये 3 5 से छोटा है, तो आगे वाले में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, यानी कि ये यही रह जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा
2547 इंटू 10 टू द पावर 2। अब फिर इस 7 को हटाना है, तो अब ये 7 देखो 5 से बड़ा है, तो जिसको आपको हटाना है अगर वो 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग वैल्यू में 1 ऐड करना होगा। तो इसका प्रीसीडिंग वैल्यू ये हो गया, इसके ठीक आगे का वैल्यू ये है, तो 4 में आप 1 ऐड करोगे तो ये वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी यहां गया 3.255 इंटू 10 टू द पावर 2। यहां तक का ये पॉइंट ये दिमाग में बिल्कुल आपका बैठा हुआ होगा। अब सवाल उठता है कि इसका राउंडिंग ऑफ करना है, 5 का राउंडिंग ऑफ करना है, तो यहां पर एक और कंसेप्ट याद करना पड़ेगा आपको कि अगर जैसे आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं वो खुद ही 5 हो, तब इस कंडीशन में देखा जाएगा कि आगे का प्रीसीडिंग वैल्यू ऑड है या फिर इवन है, ऑड है या फिर इवन है। अगर ऑड रहा तब उस कंडीशन में 1 ऐड कर देंगे, और अगर इवन रहा तो उस कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यही 3 पॉइंट है जो राउंडिंग ऑफ में आपको यूज करना होगा, यानी जिसका जरूरत पड़ेगा। अब देखो फिर से यहां ये 5 को हटाना है और इसके आगे का ये नंबर भी 5 है, तो आपको पता होगा 1 3 5 7 9 ये सभी ऑड माना जाता है, तो इसके आगे में ऑड है, ऑड में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो 5 में 1 ऐड करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 6, यानी 3.26 इंटू 10 टू द पावर 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये 3 डिजिट में वैल्यू आया। अब अगर आप डिवाइड कर रहे होते या कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो तो देखो क्या लिखा आपको, आप सपोज यही तक की, इसके आगे का कैलकुलेशन नहीं किया, आप आंसर लिख दिए 3.25, लेकिन वो आंसर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि रियल में वो आंसर कितना आ जाता 3.26। इसलिए ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर किसी चीज का आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो वैल्यू और आगे भी जा सकता है मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, तो जितने डिजिट में आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है उससे एक डिजिट आगे का कैलकुलेशन कीजिए और फिर उसको आप राउंडिंग ऑफ करो। ये एक एग्जांपल था। दूसरे एग्जांपल पर आते हैं, राउंडिंग ऑफ के दूसरे एग्जांपल में आते हैं। यहां बोर्ड पर एक क्वेश्चन देख रहे हो, 0.002734 इंटू 10 टू द पावर -8। इसे भी हम लोग को 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है, यानी राउंडिंग ऑफ करना है आपको 3 डिजिट में। सबसे पहला काम क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। तो इस डेसिमल को आपको यहाँ 2 के बाद में लाना होगा, तो जैसे आप 2 के बाद में लाओगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 2.7346 इंटू 1 2 3 डिजिट को क्रॉस की 10 टू द पावर -3, पहले से है 10 टू द पावर -8। एक स्टेप और बढ़ना होगा साइंटिफिक नोटेशन में, यहाँ -3 और ये -8 है, 10 टू द पावर -11 हो जाएगा, यानी 2.7346 इंटू 10 टू द पावर -11। अब इसके बाद अभी देखो 1 2 3 4 5 डिजिट का हो गया और हमें इसे कन्वर्ट करना है आपको 3 डिजिट में। तो 3 डिजिट में तो सबसे पहला कौन सा डिजिट आप रिमूव करोगे, 6 को। अब इस 6 को हटाएंगे, ये 5 से बड़ा है तो आगे वाले में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 4 की जगह पर 5 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गया 2.735 इंटू 10 टू द पावर -7। और फिर इस 5 को हटाना है, तो रूल देखो कि अगर 5 को हटाना है तो आप आगे वाले यानी प्रीसीडिंग वैल्यू को देखोगे कि वो ऑड है या फिर इवन है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है 3 ऑड है या इवन है, ऑड है, तो ऑड वाले केस में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ 3 में 1 ऐड करोगे तो ये वैल्यू 4 हो गया, यानी इसका आंसर आ गया 2.74 इंटू 10 टू द पावर -7। और वही यहाँ 3 की जगह पर कोई भी इवन नंबर होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, तो इस 5 को हटाने में यहाँ कोई चेंजेस नहीं होता, ये वही का वही रह जाता। अगर 2 रहता तो 2 ही रह जाता। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आपको राउंडिंग ऑफ में हेल्प करेगा। कई जगह पर आप बुक में क्वेश्चन बनाओगे कि ऑलरेडी इस तरीके से दिया हुआ है या आपको 3 डिजिट तक करना है और डेसिमल 2 डिजिट के बाद में है, तो चूंकि राउंडिंग ऑफ जो भी किया जाता है वो डेसिमल के राइट साइड वाले का किया जाता है, तो कई जगह पर आप देखेंगे कि वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट नहीं किया, नहीं भी कर सकते।
लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम बोले कि एक रूल बना दो कि जो भी न्यूमरल वैल्यू है उसको पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद राउंडिंग ऑफ कर देंगे। दूसरा, इस वाले पार्ट में ऑड और इवन, यही आपको कंफ्यूजन देगा एग्जामिनेशन में। आपको लगेगा कि अगर 5 को रिमूव करना है, राउंडिंग ऑफ करना है, तो किसी एक में 1 ऐड करते थे और किसी में नहीं करते थे। अब वो याद नहीं आ रहा, ध्यान से सुनना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। राइमिंग वर्ड जैसा है, ऑड ऐड, ऑड ऐड, यानी अगर 5 के आगे ऑड है तो ऐड करेंगे, अगर 5 के आगे इवन है तो इवन में ऐड जैसा कोई वर्ड नहीं आ रहा, तो इसमें कोई चीज नहीं। ऑड में ऐड करेंगे, ऑड में ऐड करेंगे और इवन में नो चेंज। ये इतना राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड था। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उसको बनाओ। तो अब तक हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, एक साइंटिफिक नोटेशन और दूसरा राउंडिंग ऑफ। अब आज के तीसरे टॉपिक पर आ रहे हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट यानी कि सिग्निफिकेंस से वर्ड मिलकर के बना है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, और कैलकुलेशन जब भी आप करते हैं, मेजरमेंट जब भी आप करते हैं, तो हर एक मेजरमेंट का एक ऑथेंटिसिटी होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए कि इस डस्टर को हम लोग लें और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बोले कि जाओ आप फिजिक्स लैब में जाकर के इसका वेट निकाल करके आओ। वो स्टूडेंट गया और बताया कि सर इसका वेट जो है वो 120 ग्राम है। दूसरा स्टूडेंट गया, वो इसका वेट निकाल करके बताया। फर्स्ट स्टूडेंट कितना बताया है? 120 ग्राम। ये स्टूडेंट का ग्रुप ए था, उसने बताया 120 ग्राम। दूसरे ग्रुप को भेजे, आप जाकर के वेट निकाल करके आओ। वो जब वेट निकाल करके आया तो बी का मेजरमेंट था 121 ग्राम। इसी तरह से सी ग्रुप के स्टूडेंट को भेजे कि आप जाकर के मेजरमेंट करके ले आओ। वो मेजरमेंट करके आया 121.5 ग्राम। फिर उसी तरह से डी को भेजे तो मेजर करके आया 121.52 ग्राम। अब आप देख रहे हो ये चारों ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का मेजरमेंट का वैल्यू है। अगर देखा जाए तो करीब करीब वही है 120 या 121 ग्राम। लेकिन अगर मेजरमेंट देखा जाए कि किसी ने ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट किया है तो वो डी का आएगा। इसने 120 ग्राम ही मेजर किया, बी ने 121 ग्राम किया। इसका मतलब बी ने वर्क ए के रिस्पेक्ट में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट किया है। सी ने 121.5 ग्राम बताया, इसका मतलब ये बी के रिस्पेक्ट में और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में मेजरमेंट किया है, और डी उससे भी ज्यादा मेजरमेंट किया है। तो डी के सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 1 2 3 4 5 हो गया, इसका 4 हो गया, और इन दोनों के कंडीशंस में सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 3 3 है। कुछ एक पॉइंट्स हैं, वो आप अगर लिखे भी होंगे या लिखोगे आज वीडियो के पहले अगर पीडीएफ फाइल नोट किए होंगे तो वहां पर इसका डेफिनेशन भी बताया। एक और पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर में बताया है कि लास्ट डिजिट इज अनसर्टेन, ऑल सर्टेन डिजिट एक्सेप्ट द लास्ट वन। क्योंकि जब कभी भी कुछ मेजरमेंट आप करते हैं तो लास्ट वाले में अनसर्टेनिटी होता है, क्योंकि अगर और एक्यूरेटली मेजर किया जाए तो मे बी वो वैल्यू थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो सकता है। जैसे अगर हम कहें कि इसका लेंथ 6 इंच है, लेकिन अगर बिल्कुल फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट यूज करके इसको मेजर किया जाए तो हो सकता है कि ये 6 इंच से थोड़ा सा ज्यादा हो या फिर थोड़ा सा कम हो। जो भी वैल्यू आप मेजर करते हो तो उसका वो लास्ट वाला अनसर्टेन होता है। यहां पर इस पोर्शन में आपसे पूछा जाता है, कोई न्यूमेरल वैल्यू दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू कितना है, तो उसके लिए 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या बताता है, आप डेफिनेशन में भी लिखे होंगे, पॉइंट नोट डाउन किए होंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने नॉन जीरो डिजिट हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट का एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 354.27 और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। दीज ऑल आर नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर हो गए।
तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5। सिग्निफिकेंट फिगर इज 5। दूसरा रूल्स ये बताता है जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। यानी अगर जीरो है लेकिन उसके आगे और पीछे में कोई नॉन जीरो डिजिट है तो उसको भी सिग्निफिकेंट मानिए। जैसे अगर 320.34 है तो देखो यहां जीरो है लेकिन इसके आगे पीछे में भी नॉन जीरो डिजिट है तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। तो यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना आ गया 1 2 3 4 5। यहां भी सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू आ गया 5। उसी तरह से तीसरा पॉइंट बताता है जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। यानी नॉन जीरो डिजिट के बाद में अगर कोई जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे अगर हम लिख रहे हैं 25.30 तो ये जीरो है लेकिन किसके बाद में है नॉन जीरो डिजिट के बाद में, तो इसे सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। तो यहां 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट ये बताता है जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे अगर 0.000234 ये है तो देखो नॉन जीरो डिजिट ये है, इसके पहले वाले जितने जीरो हैं उन्हें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। अब ये नॉन जीरो डिजिट है, ये जीरो भी है लेकिन ये नॉन जीरो डिजिट के बाद में है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 1 2 3 4। यानी यहां सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू हो गया 4। अब एक चीज और एक एग्जांपल पर आते हैं। मेनली ये 4 पॉइंट है जो आपको यहां बता दिया। अगर इन चारों को और गौर से या बिल्कुल सिंपल तरीके से मानना है तो सिर्फ ये वाला याद रखो, जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसके अलावा बाकी सब सिग्निफिकेंट है। ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, जीरोस आफ्टर नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। सिर्फ क्या सिग्निफिकेंट नहीं होगा वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के आगे होंगे। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी में जहां पर दिया हुआ है एक वैल्यू है 50.0 और दूसरा वैल्यू है 50.00। ये दोनों सेम है या अलग अलग है? ढाई सा बात है। कोई भी देखेगा तो कहेगा ये 50.0 या 50.00 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। बिल्कुल मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन अब आज के बाद में एक चीज ये भी ध्यान रखोगे कि इन दोनों में एक डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है? सिग्निफिकेंट फिगर का। यहां पर अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 50.0 के केस में सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 3 होगा। 1 2 3 ये जीरो दोनों जो है नॉन जीरो के बाद में है। जबकि यहां अगर हम लोग काउंट करें तो सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 1 2 3 4 यानी यहां पर ये 4 आएगा। फिर से एक बार अगर कोई पूछे कि 50.0 और 50.00 दोनों सेम है अलग अलग है तो अब आप बताओगे कि सर 50.0 और 50.00 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू अलग अलग है। 50.0 में सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 3 है और 50.00 में सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 4 है। तो ये एक खास पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना था, जो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड था। अब सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में अब कुछ कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं, जहां पर कहीं पे डेसिमल का यूज करते हैं और कहीं पर सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं। नोट्स में भी लिखवाए हुए हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है सोल्व इट। ये बिल्कुल 325.25 प्लस 43.2136 प्लस 53.127 है, इसको ऐड करना है। नीचे क्लासेस है, लग रहा है कि बिल्कुल जो नीचे क्लासेस में मैथ पढ़े थे 5-6 स्टैंडर्ड का बिल्कुल वही है, बिल्कुल स्टार्टिंग का तो वही है, सिर्फ फाइनल आंसर में जो अलग हो जाएगा जहां आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगा। इसको हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद में चूंकि डेसिमल सामने में रखना होता है तो वो रख दिए। हमें नहीं लगता है कि आपको ये बताने का जरूरत होगा। यहां तक ये ऐड करने के बाद में वैल्यू आ गया 421.5906।
अब इसके बाद करता है रूल्स क्या बताता है कि देन इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन द केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, आंसर ऑफ द कैलकुलेशन, आंसर ऑफ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉलो द न्यूमेरल वैल्यू which has least number of digits after decimal। यानी कि जब आप फाइनल आंसर लिखने जाएंगे तो आपके फाइनल आंसर के बाद के केस में डेसिमल के बाद में उतने ही डिजिट होने चाहिए जो क्वेश्चन में दिए हुए सबसे छोटा सा होगा। क्या बोल रहे हैं जो, ध्यान से देखिए। इस फर्स्ट वाले में डेसिमल के बाद में कितना डिजिट है? 2 डिजिट। यहां डेसिमल के बाद में कितना डिजिट है? 4 डिजिट। यहां 2 डिजिट और इस जगह पर कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट। तो अगर इन सब में देखा जाए तो डेसिमल के बाद में सबसे कम कितना डिजिट है? 2 डिजिट। तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट ही होगा, जबकि अभी आप देखोगे तो डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 डिजिट है। मे बी अगर कोई एक और होता जहां डेसिमल के बाद में सिर्फ 1 डिजिट ही होता तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद में 1 ही डिजिट होगा। तो यहां पर जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे तो आपको 2 डिजिट तक ही रखना है, बाकी का राउंडिंग ऑफ करोगे रूल के अनुसार से। और रूल के अनुसार से 6 को हटाएंगे, ये वैल्यू 5 से बड़ा है तो आगे वाले में 1 ऐड हो जाएगा। तो 6 को हटाएंगे तो यहाँ 1 ऐड हो गया, तब ये वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इस 1 को हटाओगे तो ये 5 से छोटा है तो नो चेंज, यानी कि 9 ही रह जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 421.59। यानी अगर आप ये लिखते हैं तभी आपको मार्क्स मिलेगा, और यहां तक आप करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आप क्लेम करेंगे कि सर ये पूरा एडिशन तो मेरा सही है, सब्ट्रैक्शन तो मेरा सही है। तो ये 11th क्लास में आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ी सिखाया जा रहा है, यहाँ आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है आप ये लिखेंगे तभी आपका सही। अभी आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे होगे तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ऊपर में टॉपिक लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जिस तरह से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आंसर लिखते वक्त में एक रूल्स को फॉलो करना पड़ा था, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में भी आंसर लिखते वक्त में कुछ एक पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, कुछ रूल्स को ध्यान में रखना होगा। इसमें क्या बताता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का आंसर उस न्यूमेरल वैल्यू को फॉलो करेगा जिसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो। ध्यान दीजिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद के डिजिट को देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डेसिमल को कंसीडर नहीं करते। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर क्वेश्चन कर रहा है कि सोल्व इट, तब तो आप ये पूरा मल्टीप्लिकेशन कर और इसको डिवाइड कर, लेकिन आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो वहां दिया हुआ है कि इसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो पूरा गुना भाग करने का कोई जरूरत ही नहीं। हमसे तो ये पूछा जा रहा है इसमें आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो पहले चेक कर लेते हैं कि किसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे कि इस वाले पार्ट में देखो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो रूल्स के अनुसार से आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ कैलकुलेट करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। तो कई बार में लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और फिर बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप इमेजिन करो कि इसको पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद का जो वैल्यू आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में फिर सबको राउंडिंग ऑफ करते करते कहाँ तक ले आएंगे आप, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले आएंगे। तो 5 मिनट के करीब का आपका टाइम तो बर्बाद हो गया, जबकि यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। तो ये देखना होगा कि क्या कहा जा रहा है। फिर से एक बार, अगर सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है सारे न्यूमेरल वैल्यू को सोल्व करेंगे और फिर आंसर को राउंडिंग ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है। अब इससे रिलेटेड भी कुछ एक क्वेश्चन देंगे आपको, वो क्वेश्चन आप बनाओगे और बनाने के बाद में आपके ऐप में एक पार्ट है असाइनमेंट का, आप उस असाइनमेंट वाले सेक्शन में उसको अपलोड करोगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, हम आपको बताएंगे भी किस तरीके से वो करना है। आप जो भी कॉपी में नोट करेंगे पहले इत्मीनान से आप नोट कर लो,
नोट करने के बाद में जो न्यूमेरिकल दिए हैं उसको आप कॉपी में बनाओ। कॉपी में बनाने के बाद में उसका आप फोटो क्लिक करोगे। वो फोटो क्लिक करने के बाद में आप उसको असाइनमेंट वाले सेक्शन में अपलोड करोगे। अगर दिक्कत होगा तो हम उससे रिलेटेड एक वीडियो भी आपको सेंड करेंगे कि किस तरीके से असाइनमेंट को अपलोड किया जाएगा। जब आप असाइनमेंट अपलोड कर दोगे तो वहां पर वो पेंडिंग दिखेगा। तो पेंडिंग को देख करके आपको टेंशन नहीं लेना है, वो तब तक आपका पेंडिंग दिखता रहेगा जब तक हम उसे चेक करके उसका करेक्शन नहीं कर लेते हैं, उसे हम देख नहीं लेते हैं। जब हम उसे देख लेंगे, हम अपनी तरफ से उसे हम कर देंगे कि हाँ ये कंप्लीट हो चुका है, तब आपका वहां पर आपके ऐप में वो कंप्लीट दिखाएगा। तो पेंडिंग से आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इतना काम आप करोगे। इसके बाद अब अगले क्लास में यानी कि फ्राइडे के लिए आपको प्रिपेयर रहना है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और परसेंटेज कंपोजिशन, इन 3 पोर्शन के लिए। तो इसको आप रीडिंग डाल करके रखोगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और किसी भी तरीके का कोई अगर दिक्कत हो रहा हो तो प्लीज़ बताइए, मैसेज कीजिए हमें कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, किस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, तभी तो हम आपका प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट कर सकेंगे। थैंक यू।